चलिए आज हम लोग चर्चा करेंगे अंग्रेजों के अधीन भारत में शिक्षा का विकास। ठीक है। भारत में परंपरागत जो शिक्षा प्रणाली थी वह हिंदुओं में गुरुकुल के माध्यम से दी जाती थी। ठीक है। अनौपचारिक शिक्षा थी। कोई डिग्री या प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता था। आप शिक्षित हैं कि नहीं, कार्यस्थल पर आपके कार्य का स्वतः परीक्षण हो जाता था। भारत में जो शिक्षा का पाठ्यक्रम था उसके मूल में धार्मिक शिक्षा थी। धार्मिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, ये सब को दी जाती थी। 3 पाठ्यक्रम यानी धार्मिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा और शारीरिक शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी को दी जाती। अब उसके बाद जिस विद्यार्थी की जो रुचि होती थी, अगर वो क्षत्रिय वर्ण का है तो युद्ध कला की शिक्षा, शासन प्रशासन की शिक्षा है ना। अगर वो ब्राह्मण है तो कर्मकांड की शिक्षा, वेद शास्त्र की शिक्षा ग्रहण करता था। अगर कोई चिकित्सा की पद्धति में जाना जाता था, जानना पहुंचना चाहता था तो आयुर्वेद की शिक्षा, संगीत कला की शिक्षा, है ना। शिक्षा के ढेर सारे विषय थे और वह संस्कृत भाषा के माध्यम से दिए जाते थे। इसी तरह मध्यकाल में जब भारत में मुस्लिमों का शासन स्थापित हुआ, भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार हुआ, तो मुस्लिम वर्ग में भी इसी प्रकार की शिक्षा प्रचलित थी और वह शिक्षा मदरसों के माध्यम से दी जाती थी। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब भारत पर शासन स्थापित किया, भारत में शिक्षा मूलतः संस्कृत भाषा, अरबी भाषा और फारसी भाषा के माध्यम से प्रचलित थी। स्थानीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा का प्रबंध नहीं था। ठीक। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब भारत पर शासन स्थापित किया तो उसके समक्ष संवाद को लेकर समस्या आई, कम्युनिकेशन की, कि भारतीयों से कैसे संवाद स्थापित किया जाए, क्योंकि भारत तो विविधताओं वाला देश है। सर्वाधिक विविधता भाषा और बोली के आधार पर है। आपको पता होगा कि आपके संविधान में ही 22 भाषाओं को तो मान्यता प्राप्त है। 3500 से अधिक, 3500 से अधिक भारत में बोलियां प्रचलित हैं। भाषा का तो अध्ययन किया जा सकता है, लेकिन बोली का अध्ययन नहीं किया जा सकता। भारत में 90% लोग भाषा का प्रयोग नहीं करते, बोली का प्रयोग करते। हम ही आप लोगों में ही अपने घर परिवार के स्तर पर देखिए,
सामान्य बोलचाल में बोली का प्रयोग किया जाता है, भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। अब अंग्रेजों के समक्ष सबसे बड़ी समस्या यही खड़ी हुई कि भारत के लोगों से संवाद कैसे स्थापित किया जाए। मान लीजिए वो भारत की दो चार बोली या भाषा कैसो सीख लें, लेकिन भारत में तो 3,500 से अधिक बोलियां हैं। अब क्या करें? हो तो अंग्रेजों को भारत में एक ऐसे वर्ग की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि अंग्रेजों की स्वयं की भाषा तो अंग्रेजी भाषा थी। अंग्रेजों के मनोमस्तिष्क में यह विचार आया कि क्यों ना भारत में एक अंग्रेजी भाषा पढ़ा लिखा वर्ग विकसित किया जाए, ताकि वह वर्ग हमारे लिए द्विभाषिया वर्ग का कार्य करे। द्विभाषिया मीन्स ट्रांसलेटर ग्रुप। अगर हमें भारत के लोगों को कोई आदेश देना है तो हम अंग्रेजी भाषा के माध्यम से इस तक पहुंचाएं, और यह व्यक्ति अपनी स्थानीय भाषा बोली में वहां के लोगों को हमारे आदेश से अवगत करा दे। इसी तरह से उस क्षेत्र के लोगों की हमसे क्या अपेक्षाएं हैं, अपनी बोली भाषा के माध्यम से इस व्यक्ति से कहें, यह व्यक्ति अंग्रेजी भाषा के माध्यम से उनकी अपेक्षाओं को हम तक पहुंचा देगा। ठीक, एक आवश्यकता तो यह थी सबसे बड़ी। दूसरी, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर अपना शासन स्थापित कर लिया, भारत को एक शासन के सूत्र में बांधा, यहां कई लाख ब्रिटिश नागरिक परिवार सहित भारत में रहना शुरू कर दिए। कारण, अपने आरंभिक दौर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सेना में, पुलिस बल में और जितने प्रशासनिक अधिकारी थे उसमें तो 100%, न्यायपालिका में, विश्वविद्यालयों में, कॉलेज में, लगभग सभी पदों पर अंग्रेजों को ही अपॉइंट किया। ठीक है, क्लर्क से लेकर के शीर्षस्थ पद तक अंग्रेज ही विद्यमान रहते थे। अब उन अंग्रेजों के परिवारों के समक्ष एक संकट ये खड़ा हुआ पहला कि अंग्रेजों के बच्चे भारत में कैसे शिक्षा ग्रहण करें। अंग्रेजों के बच्चे भारत में शिक्षा कैसे ग्रहण करें, भारत में उन्हें क्या पढ़ाया जाए, क्योंकि भारत की परंपरागत शिक्षा तो हमने आपको बता दिया। दूसरा, अंग्रेजों को भारत में डॉक्टर्स की आवश्यकता महसूस हुई, नर्सेज की आवश्यकता। अब वो क्या करें, उनकी जितनी आवश्यकताएं हैं सबकी पूर्ति इंग्लैंड से ले आकर करें, और इंग्लैंड से अगर वह किसी को भारत में नियुक्त करते भी हैं तो विदेश सेवा पर आएगा ना। इंग्लैंड से अगर कोई भारत में सेवा पर आ रहा है तो विदेश सेवा में आएगा, और विदेश सेवा में ठीक जैसे इंडियन आर्मी का उसे 40 शांति सेना के बैनर तले किसी देश में सैनिक के रूप में कार्य करने जाता है तो कम से कम 2.5 लाख रुपए पर मंथ उसे वेतन देना होता है ना। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी ऐसा करना पड़ रहा था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर बहुत अधिक व्यय यानी खर्च भी करना पड़ता था। अपनी इन्हीं सब आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों ना भारत में
अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु शिक्षा को आरंभ किया जाए। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट में कहा गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय करेगी। ठीक, बात कह दी गई, किसी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। भारत के गवर्नर जनरल हुए लॉर्ड विलियम बेंटिक, उनके परिषद के कानूनी सदस्य थे, विधि सलाहकार थे, है ना, उसे आप विधि मंत्री भी कह सकते हो, लॉर्ड मैकाले। क्या नाम था? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने तीन प्रश्न दिया। कहा कि इन्हीं 3 प्रश्नों पर अपने आप मुझे सुझाव दें कि क्या किया जाए। तो तीनों प्रश्न क्या था? पहला प्रश्न था कि भारत में जो शिक्षा की बात की गई है उसमें पाठ्यक्रम में क्या शामिल किया जाए, सिलेबस क्या हो। ठीक है। दूसरा, शिक्षा का माध्यम क्या हो। और तीसरा, 1 लाख रुपट्टी में किसको पढ़ाया जाए। भारत तो बहुत बड़ा देश है ना, क्योंकि 1 लाख रुपए वार्षिक ही तो व्यय करना था। लॉर्ड मैकाले बहुत बड़ा नस्लवादी था, अहंकार से युक्त व्यक्ति था, भारतीय सनातन परंपरा का बहुत बड़ा निंदक था, हिंदुस्तान के लोगों से घृणा करने वाला था। उसने कहा यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी की एक रैक भारत तथा अरब के समस्त साहित्यों से अधिक मूल्यवान है। भारत और अरब जगत में यानी हिंदू और मुसलमानों की संस्कृति में ज्ञान विज्ञान की कभी कोई परंपरा रही नहीं। इसलिए यदि पाठ्यक्रम की बात है तो पाठ्यक्रम में यूरोपीय ज्ञान विज्ञान कला तथा साहित्य को शामिल किया जाए। दूसरा, उसने कहा अंग्रेजी भाषा को माध्यम बनाया जाए। और तीसरा, कहा भारत के उच्च वर्ग को शिक्षित किया जाए। इसी समय उसने फिल्ट्रेशन थियरी दिया, निस्यंदन सिद्धांत। वो सिद्धांत कहता है कि उच्च वर्ग को शिक्षित कर दिया जाए तो शिक्षा का असर उच्च वर्ग से निचले वर्ग तक पहुंचेगा। वस्तुतः लॉर्ड मैकाले एक बात बहुत अच्छी तरह समझता था कि भारत को भौतिक रूप से जीता गया है, बलपूर्वक भारत पर विजय की गई है। भारतीयों ने मानसिक रूप से अभी हमारी गुलामी को स्वीकार नहीं किया है। भौतिक गुलामी अल्पकालिक होती है, बहुत दिनों तक टिकती नहीं, लेकिन मानसिक गुलामी दीर्घकालिक होती है और वह पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों वर्षों तक चलती रहती है। और अगर किसी को मानसिक रूप से अपना गुलाम बनाना है तो 2 कार्य करना होता है। सबसे पहले
उस व्यक्ति के साहित्य तथा संस्कृति को नष्ट कर दिया जाए और गुलामी समर्थक साहित्य तथा संस्कृति का उसे ज्ञान कराया जाए। ठीक, लॉर्ड मैकाले यही चाहता था। वो चाहता था कि इस शिक्षा के माध्यम से भारत के लोगों को अपना गुलाम बना लिया जाए, उन्हें पाश्चात्य संस्कृति के रंग में रंग दिया जाए। और स्वाभाविक है कि पाश्चात्य संस्कृति और प्राच्य संस्कृति यानी भारतीय परंपरा दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। और जब हम उन्हें पाश्चात्य समर्थक बना लेंगे तो वही भारत में प्राच्य संस्कृति की निंदा करेंगे और उसे नष्ट करने का प्रयास करेंगे। फिल्ट्रेशन थियरी यही है। लॉर्ड मैकाले कहता है कि मैं भारत में एक ऐसा वर्ग विकसित करना चाहता हूं जो रूप, रंग, रक्त, मांस की दृष्टि से तो इंडियन होगा, बट वैचारिक स्तर पर अंग्रेज होगा। उसका मानना था कि भारत में एक ऐसा वर्ग विकसित किया जाए जिसका खान पान, वेशभूषा, चाल चलन, विचारधारा सब अंग्रेजों वाली हो, यानी वो पाश्चात्य संस्कृति को एडॉप्ट करे और उच्च वर्ग को इस संस्कृति में सबसे पहले शामिल किया जाए और मध्यम वर्ग तथा निचले वर्ग की ये विशेषता है, या इसे दुगुण आप कहें, हमेशा यह उच्च वर्ग की संस्कृति को फॉलो करता है। ठीक, आज भारत मूलतः तो नहीं लेकिन 90% पाश्चात्य संस्कृति के अधीन है प्रत्येक स्तर पर। जैसे हम ही आपको देख लिया जाए, कम से कम वेशभूषा के स्तर पर तो हम पाश्चात्य हो ही गए। प्राच्य संस्कृत तो ये नहीं है ये जो मैं पहना हूं या आप पहने कोई पहने। प्राच्य संस्कृति में तो ये नहीं है। यहां तो धोती कुर्ता वाला जमाना था। बाकी तो और बातें ही न करें। इतना ही नहीं, भारत की नई पीढ़ी जो थोड़ा सा सक्षम है वो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ बड़े तीव्र गति से दौड़ी जा रही है। आज जापान का नाम आप लोग जानते होंगे। जापान में 10% से अधिक लोग, कितने? 10% से अधिक लोग अंग्रेजी भाषा का अल्फाबेट नहीं जानते। उन्हें A to Z नहीं पता है। ज्यादा से ज्यादा 10% लोगों को A to Z पता होगा। वहां की शिक्षा, दीक्षा सब कुछ जापानी भाषा के माध्यम से दी जाती है। वहां की संसद का कार्य, न्यायालय का कार्य, समस्त कार्य जापानी भाषा के माध्यम से किया जाता है। ज्ञान विज्ञान की समस्त खोज, समस्त सिद्धांत जापानी भाषा में। और जापान आज विश्व के विकसित देशों में से एक है। अभी नोबेल प्राइज की घोषणा की जाती है तो 2 से 3 जापानी वैज्ञानिक उसमें जरूर रहेंगे। भारत में कोई व्यक्ति अपने बच्चे को हिंदी मीडियम से मजबूरी में पढ़ाता है आज, नहीं? जो मजबूर नहीं है वह इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ाएगा। ये गुलामी नहीं तो और क्या है। हमें अपनी भाषा, अपनी संस्कृति से विश्वास ही उठ गया है। हम अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में क्यों डालते हैं? क्योंकि हम यह मानकर बैठे हैं कि यदि हमारा बच्चा हिंदी मीडियम के माध्यम से अध्ययन किया तो उसका भविष्य समाप्त।
वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। इससे बड़ा अविश्वास, अपनी भाषा पर जिस विश्वास न रह गया हो, वो समाज अपने आप को सनातनी कह सकता है? बात समझ में आई? ये मैकाले की देन है। मैकाले तो यही चाहता था। अभी आप यहां जितने सेंट के स्कूल हैं, कभी जाके उन बच्चों से मिलिए। जिसके परिवार में बहुत अच्छा माहौल होगा, वो शायद अपने धर्म कर्म के विषय में कुछ जानता हो बच्चा। 90% बच्चों को कुछ नहीं पता है, क्योंकि उन्हें तो विद्यालय परिसर में क्या पढ़ाया जाता है, सीधे उन्हें क्रिश्चियन बनाया जाता है। और उन्हें क्या सिखाया जाता है कि कुछ और बताया जाता है। वो बच्चे थोड़ा कहते, अरे बाप रे, अरे भगवान रे, ओ गॉड, ससुरा नाश हो गया। हैं? गलत कह रहा हूं? यही है, मैकाले यही चाहता था, है ना? और इसका दुष्परिणाम भारतीयों के समक्ष आज क्या है? भारत में कहीं कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई उढ़ाई नहीं है। यहाँ इंजीनियर कहाँ बनते हैं? यहाँ तो लेबर बनते हैं, लेबर। अमेरिका जाते हैं ना यहाँ के तथाकथित इंजीनियर्स, इंजीनियरिंग थोड़ो ना करते हैं। वो क्या करते हैं आपको पता होगा, है ना? यहाँ मौलिक खोज क्या है? भारत के लोगों ने जब से ब्रिटिश शासन सत्ता भारत पर स्थापित हुई, या भारत पर तुर्कों का शासन स्थापित हुआ, दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पूर्व जो भी ज्ञान विज्ञान की खोज भारत ने कर लिया सो कर लिया। उसके पश्चात भारत के किस वैज्ञानिक ने कौन सी खोज किया है? आप कोई आविष्कार बता दीजिए जो भारत के लोगों ने किया हो। दिल्ली सल्तनत की स्थापना भारत में 1206 ईस्वी में हो गई थी, और 1206 से आज तक भारत के किसी वैज्ञानिक ने कौन सा ऐसा आविष्कार किया जो आपके दैनिक जीवन में उसका उपयोग हो रहा है? कोई बताए? कारण कि उधर सत्यानाशी हुई तुर्की आक्रमण के कारण आपका साहित्य, आपकी संस्कृति, आपके विश्वविद्यालय, आपकी परंपरा वहां नष्ट हुई। वहां भी तमामों परंपराएं जीवित थी। तुर्कों ने भारत की समूल संस्कृति को नष्ट नहीं किया। भारत की गुरुकुल परंपरा उन्होंने नष्ट नहीं किया। भारत की परंपरा जीवित थी। वो काफी लिबरल थे अपेक्षाकृत। लेकिन ब्रिटिश सत्ता ने तो भारत को भारत रहने ही नहीं दिया, पूरी तरह समाप्त कर दिया, है ना? उसी का दुष्परिणाम है कि भारत ने कभी कोई खोज, जब पूरी दुनिया में खोज की बात चली, तब तो हम गुलाम हो गए, है ना? तो यही सब मैकाले चाहता था। आज वह चरितार्थ है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1835 में मैकाले की सिफारिशों को लागू कर दिया। ठीक है। अब इसके बाद भारत में शिक्षा दीक्षा चलने लगी। ठीक। फिर भारत में आया चार्ल्स वुड डिस्पैच। (1854) इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चार्ल्स वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का
मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कम से कम 2020 ईस्वी के पहले तक, 2020 ये 22 है, भारत की शिक्षा प्रणाली इसी चार्ल्स वुड डिस्पैच पर आधारित थी। ठीक है। चार्ल्स वुड डिस्पैच में पाठ्यक्रम में क्या शामिल हो इसकी चर्चा, महिला शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, कॉलेज शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बीएड बीटीसी सुने होंगे, है ना, इन समस्त की बात की गई थी। यही भारत में शिक्षा का आधार बना। आगे समय समय पर शिक्षा संबंधी आयोग का गठन किया गया, लेकिन उन शिक्षा आयोगों ने अपनी एक दो बातें, एक दो सुझाव दिए, जिन्हें या तो शामिल किया गया या नहीं शामिल किया गया, लेकिन बेस तो यही 2020 तक बना रहा। इसीलिए इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके बाद हंटर कमीशन, विश्वविद्यालय अधिनियम, सैडलर शिक्षा आयोग, फिलिप हार्टोंग समिति, वर्धा योजना, सार्जेंट योजना, ये सारी योजनाएं आई हैं। ठीक है। वो सारी बातें जब आप लिखेंगे तब कुछ आपके समझ में आएगी। तो कुछ लिखना शुरू करिए। बोलें? अंग्रेजों को हमने हेडिंग डलवाया था, अंग्रेजों के अधीन भारत में शिक्षा का विकास। अंग्रेजों के अधीन भारत में शिक्षा का विकास। अंग्रेजों के अधीन लिखूं क्या? हो गई हेडिंग? लिखिए, अंग्रेजों को भारत में क्लर्क, ऐसे लिखिए, क्लर्क, मैनेजर, एजेंट, टीचर या टीचर्स कर दीजिए, टीचर्स, डॉक्टर्स, नर्स, इंजीनियर, द्विभाषीय वर्ग, ट्रांसलेटर ग्रुप, द्विभाषीय वर्ग इत्यादि की आवश्यकता थी, इत्यादि की आवश्यकता थी। उन्हीं आवश्यकताओं को, उन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अंग्रेजों ने भारत में
शिक्षा का विकास किया। अगला फैक्ट, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने कोलकाता में 1781 ईस्वी में कलकत्ता मदरसा स्थापित किया। कलकत्ता मदरसा स्थापित किया। ऐसा जानते हैं क्यों किया? ताकि अपने अधिकारियों कर्मचारियों को अरबी फारसी भाषा का ज्ञान कराया जा सके, क्योंकि भारत के जितने डॉक्यूमेंट थे, कम से कम रेवेन्यू डॉक्यूमेंट, वो तो सब अरबी तथा फारसी भाषा में थे, उसे वो समझ पाते नहीं थे। तो इसी उद्देश्य को लेकर कलकत्ता मदरसा स्थापित किया। अगला फैक्ट, सर विलियम जोन्स ने (1784 ईस्वी में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। इसके पीछे उद्देश्य था कि भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया जाए। इस विलियम जोन्स ने लगभग सभी संस्कृत भाषा के प्राचीन धर्म ग्रंथों का अपनी निज भाषा में ट्रांसलेशन किया और मूल ग्रंथ सब उठाकर अपने साथ ले गया। एक बात इस पर थोड़ा सा आप लोग विचार करिए, आप लोग तो खैर उतना पढ़ते नहीं। आज जितने पाश्चात्य देश हैं, जितने तथाकथित विकसित देश हैं, सभी देशों ने अपने अपने विश्वविद्यालयों में संस्कृत पीठ की स्थापना की है और स्थापना कर रहे हैं लगातार। अगर आपकी प्राचीन भाषा में और उस भाषा में लिखे गए धर्म ग्रंथों में कुछ ऐसा नहीं है, ये तथाकथित विकसित देश आज आपकी भाषा की ओर, संस्कृत की ओर क्यों भागे चले आ रहे है ना? तो कुछ ऐसा है। लेकिन भारत में एक ट्रेंड है कि जब तक सनातन परंपरा को गाली न दी जाए, है ना, यही तो ट्रेंड है। और क्या है? और कोई ट्रेंड है तो समझ ही रहे हैं। अभी अगर कोई धोती कुर्ता उर्ता पहन के चुनई उनई रख के चंदन वंदन लगा के टहले, संसार चूतिया है, यही तो कहेंगे ना कि पागल है।
यही तो ट्रेंड है। उसकी जल्दी से शादी नहीं होगी और तो बतिये भूल जाएगी कि हो जाएगी। बहुत मुश्किल है। लड़कियां जानते हैं क्या कहेंगी कि अपनी बेइज्जती नहीं करवाना है। मैं गलत बोल दिया क्या? तो जरा सोचिए लोगों की चॉइस क्या है। वेस्टर्न चॉइस। हाँ, वेस्टर्न चॉइस है। यही आपकी भी चॉइस है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों की ही चॉइस है। शायद आपको भी अभी अगर उस मॉडल में लड़की दिखे तो। खैर, लड़कों में कम, लड़कियों में अधिक। आओ, अगला फैक्ट। बनारस के बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट डंकन ने वाराणसी में 1791 में एक संस्कृत कॉलेज स्थापित किया। एक संस्कृत कॉलेज स्थापित किया। अगला फैक्ट। गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने अठारह सौ ईस्वी में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित किया। फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित किया। अगला फैक्ट। 1817 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर के साथ मिलकर कोलकाता में हिंदू कॉलेज स्थापित किया। हिंदू कॉलेज स्थापित किया। अगला फैक्ट। 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज कलकत्ता मेडिकल कॉलेज स्थापित किया। अगला फैक्ट। 1813 ईस्वी के
चार्टर एक्ट में कहा गया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय करेगी। प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करेगी या व्यय करेगी। ठीक है, अब आप हेडिंग डालें। लॉर्ड मैकाले का सुझाव। एटीन 35। बोलें। लॉर्ड मैकाले का कहना था कि इन्वर्टेड कामा में यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक आलमारी की एक रैक भारत तथा अरब के समस्त साहित्यों से अधिक मूल्यवान है। ठीक है, पूर्ण विराम इन्वर्टेड कामा क्लोज। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, परीक्षा में ये कथन पूछा जाता है। लॉर्ड मैकाले का कहना था कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी की एक रैक भारत तथा अरब के समस्त साहित्यों से अधिक मूल्यवान है। अगला फैक्ट। लॉर्ड मैकाले शिक्षा के माध्यम से भारत में हमने क्या कहा?
पूरा वाक्य बोलिए। हाँ, फिर से सुनिए। लॉर्ड मैकाले शिक्षा के माध्यम से भारत में एक ऐसा वर्ग विकसित करना चाहता था जो रूप रंग की दृष्टि से भारतीय, लेकिन लेकिन वेशभूषा, खान पान एवं वैचारिक स्तर पर यूरोपीय हो। अगला फैक्ट, लॉर्ड मैकाले ने अपना शिक्षा संबंधी सुझाव दो फरवरी 1835 ईस्वी को प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया था कि इन्वर्टेड कॉमा में यूरोपीय ज्ञान विज्ञान, कला एवं साहित्य को यूरोपीय ज्ञान विज्ञान, कला एवं साहित्य को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से भारत के उच्च वर्ग को पढ़ाया जाए। अगला फैक्ट, पूर्ण विराम इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अगला फैक्ट, लॉर्ड मैकाले ने फिल्ट्रेशन थियरी, इसकी हिंदी है निस्यंदन सिद्धांत, फिल्ट्रेशन थियरी प्रतिपादित किया, फिल्ट्रेशन थियरी प्रस्तुत किया या प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार
इन्वर्टेड कामा में, शिक्षा का प्रभाव, शिक्षा का प्रभाव उच्च वर्ग से निचले स्तर तक पहुंचेगा, निचले स्तर तक पहुंचेगा। अगला फैक्ट, भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 7 मार्च 1835 ईस्वी को लॉर्ड मैकाले की शिक्षा संबंधी सिफारिशों को लागू कर दिया, लागू कर दिया। ठीक है। अब अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए भारत में अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा की शुरुआत किसने की, तो उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्लियर? हेडिंग डालिए, चार्ल्स वुड डिस्पैच। एटीन 1854। इसमें एक लाइन लेके छोड़ दीजिए, शेष कल। बोलें, हेडिंग डाल के नहीं, एक लाइन लिख के भी। चार्ल्स वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला फैक्ट, चार्ल्स वुड डिस्पैच में कहा गया था कि, कहा गया था कि चार्ल्स वुड डिस्पैच में कहा गया था कि डैश नंबर 1। अब नंबर 1 डाल के छोड़ दीजिए, इसको कल लिखवाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।